चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे एक्सरसाइज 1.4। सो क्वेश्चन नंबर 8 डी मूवियर्स थ्योरम के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी हमने देखा था डी मूवियर्स थ्योरम लास्ट क्लास में कि डी मूवियर्स थ्योरम क्या कहता है। अब क्या हुआ था, लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ऑलरेडी पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ था हमारे पास। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस आयोटा बी फॉर्म में है, तो पहले हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पोलर फॉर्म में, तब जाके हम उसको डी मूवियर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है बेटा, दैट इज 1 माइनस आयोटा रेज टू 5। तो आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एक सिंपल तरीका है कि आप इसको 1 माइनस 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 माइनस आयोटा को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ऐसे 5 बार। सो वो करने के बाद फिर आयोटा का पावर जो भी हो वो तो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है, 4 के फॉर्म में हमने शुरुआत में ही देखा था। तो वो एक तरीका है सॉल्व करने का, और दूसरा है मूवियर्स थ्योरम यूज करके। सो मूवियर्स थ्योरम जब हम लोग यूज करेंगे तब आपको जरूरी है कि दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को आप उसको पोलर फॉर्म में लिखे। तो अगर मुझे इसको पोलर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूं, देखिए सबसे पहले मैं आपको जनरल प्रोसेस बताता हूं कि जब आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई या फिर a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में नंबर होता था, तब इस नंबर को आप पोलर फॉर्म में कैसे लिखते थे। तो इस नंबर को आप पोलर फॉर्म में लिखते थे z इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सही है। सो यहाँ पर जरूरी था r का वैल्यू निकालना और थीटा का वैल्यू निकालना। सो r का वैल्यू क्या होता है, r का वैल्यू होता है रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और थीटा का वैल्यू क्या होता है, सो आप थीटा का वैल्यू tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स इस तरीके से निकाल सकते हो। मतलब जब आपको थीटा निकालना है तो वो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। ठीक है, लेकिन इनवर्स अभी देखने की जरूरत नहीं क्योंकि इनवर्स फंक्शन के बारे में आप लोग कुछ जानते नहीं हो। तो सिंपली थीटा निकालने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स वाला फंडा यूज कर सकते हैं। सो हाउ टू कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर हाउ टू रिप्रेजेंट गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, तो उसके लिए आपको ये निकालना होता है आर का वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको मॉडुलस ऑफ जेड से भी डिनोट किया जाता है। और ये थीटा होता है दूसरा जिसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। तो आपके पास टारगेट देखो, और ये आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड दोनों भी कैलकुलेट किए जाते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बस एम्पलीट्यूड निकालते समय आपको देखना होता है कि दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके हिसाब से आपको वो एंगल एम्पलीट्यूड लिखना होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंडेंट हमने काफी सारे एग्जांपल सॉल्व किए थे, तो अभी एक बार फिर से उसका भी रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए टारगेट है हमारे सामने कि हमें इसको लिखना है डी मूवियर्स थ्योरम का यूज करके, हमें उसका क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, तो चलिए बीच बीच में चेक करना पड़ता है कि सही जा रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं बोर्ड के ऊपर का, है ना, तो इसलिए जाना पड़ता है देखने के लिए उधर। तो अब हम लोग, हाँ, अब क्वेश्चन में क्लियरली आपको बोला गया है कि यूज डी मूवियर्स थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज, तो इसलिए आप यहाँ पर 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा ऐसे करके नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर आपको कुछ ऐसा बोला नहीं गया है तो आप आपकी मर्जी, आप जैसा मर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए अब 1 माइनस आयोटा रेज टू 5 का वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डी मूवियर्स थ्योरम। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 1 माइनस आयोटा। तो इसके अंदर रियल पार्ट क्या है आपका 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है -1। तो एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम लोग निकालेंगे मॉडुलस ऑफ जेड, दैट इज आर, मतलब हम लोग निकाल रहे हैं आर्ग्यूमेंट। सो आर्ग्यूमेंट क्या निकलेगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 का स्क्वायर वो भी 1, तो √2 आया आपका आर्ग्यूमेंट। अब हम लोग निकालने वाले एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड निकाला जाता है tan थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स से। सो वाई का वैल्यू -1, एक्स का वैल्यू 1, सो -1/1। तो आपके पास लेफ्ट में क्या है tan रेशो है और राइट में क्या है -1 है, तो 1 ये वैल्यू tan के किस एंगल का होता है ये आपको लिखना है यहाँ पर। सो वो होता है tan 45 का, दैट इज π/4 का। अब बेटा यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है, अब आपको देखना है यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो इसका x जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है ये किस तरीके से है। देखिए आपको पता है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जब रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों भी पॉजिटिव हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड 0 से 90 के बीच में होगा। जब
नेगेटिव पॉजिटिव होता है तब उसका एम्पलीट्यूड 90 से 180 के बीच में होगा। जब दोनों नेगेटिव हो गए दोनों भी, तब आपका एम्पलीट्यूड 180 से 270 के बीच में होगा। और अगर पहला पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तब आपका एम्पलीट्यूड 270 से 360 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर इस गलती में मत रहना कि π/4 एंगल आ सकता है। आपको पहले चेक करना है कि रियल पार्ट का साइन क्या है और इमेजिनरी पार्ट का क्या है। सो रियल पार्ट पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव कॉमन नेगेटिव, मतलब ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आयोटा सॉरी, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये बेसिकली लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जब भी जहां पर भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 1 माइनस आयोटा, जहां पर भी मान लीजिए यहां पर है, तो एम्पलीट्यूड होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लिया गया रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये होगा इसका एम्पलीट्यूड, मतलब इसका एम्पलीट्यूड 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में है। ठीक है, तब ऐसे सिचुएशन में, और देखिए लेफ्ट में आपका tan पॉजिटिव है तो राइट में भी आपको इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, तो विद द हेल्प ऑफ अलाइड एंगल्स फॉर्मूलाज जो हम लोगों ने देखे थे। तो क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग इसके लिए, क्योंकि आपका एंगल क्या है, आपका एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, है ना। तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हो tan ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan ऑफ 2 पाई अच्छा π/4 आया है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, चलिए इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, π/4। सो आपको पाई के अंदर, पाई में नहीं, आपको 2 पाई में से किसको सब्ट्रैक्ट किया जाए, 2 पाई में से किस एंगल को सब्ट्रैक्ट किया जाए जिससे आपको π/4 मिलेगा, ये आपको ढूंढना है। सो 2 पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू रहेगा आपका क्वेश्चन मार्क, सो वो बन जाएगा 7 π/4। ठीक है, सो बेटा आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो, अगर आपको π/4 चाहिए तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई माइनस 7 π/4। ठीक है, सो इससे फायदा क्या होगा आपका, देखिए आपने सिर्फ π/4 को ही लिखा है 2 पाई माइनस 7 π/4, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 पाई माइनस 7 पाई बन जाएगा पाई, सो π/4। तो π/4 को आप ये लिख सकते हो। ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया, क्योंकि मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल चाहिए, ठीक है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल चाहिए तो मुझे 2 पाई में से सब्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 पाई क्या होता है, 2 पाई होता है 360। तो 360 में से ऐसा मैं कौन सा एंगल करूँ जिससे मुझे इसके अंदर लाई होने वाला एंगल मिलेगा। तो देखिए अब मैंने इसको लिखा है tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, तो π/4 की जगह मैंने इसको लिखा है। इससे फायदा क्या हुआ, देखिए जब भी 2 पाई आता है तो रेशो चेंज नहीं होता, मतलब tan ही रहेगा। ठीक है, लेकिन 2 पाई माइनस 7 π/4 ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है ना, सो tan ऑफ 2 पाई माइनस 7 π/4 का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो एक बार चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है। एक सेकंड, क्या हुआ यहाँ पर, अच्छा सॉरी, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको क्यों नहीं करना चाहिए, देखिए हमें क्या चाहिए, हम अगर इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या गलती हो जाएगी, हाँ हमें इसका रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए होता है। चलिए सिंपल एक और तरीके से मैं बताता हूँ, सिंपल तरीके से मैंने π/4 का रिप्लेसमेंट लिया था, हमें π/4 का रिप्लेसमेंट नहीं लिखना है, हमें सिंपली क्या करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन ये है कि हम पाई प्लस लिखे या 2 पाई माइनस लिखे, क्योंकि हमारा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम लोग लिखेंगे 2 पाई माइनस π/4। तो क्या 2 पाई माइनस π/4 से मुझे ये वैल्यू मिल सकता है कि ये मुझे बस सोचना है।
तो ये मेरा अलाइड एंगल का फॉर्मूला है। सो tan ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है, 2 पाई है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, दैट इज tan रहेगा। सो tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा होता है tan थीटा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। सो मुझे माइनस tan पाई बाय 4 मिलेगा। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री को याद कीजिए, माइनस tan पाई बाय 4 को मैं लिख रहा हूँ tan ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेशन क्या है, ये कैलकुलेशन मुझे क्या देता है, ये कैलकुलेशन मुझे देता है 7 पाई बाय 4, इस तरीके से आएगा। तो मैं अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 8 पाई माइनस पाई दैट इज 7 पाई बाय 4। देखो ये समझ रहा है, इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव tan थीटा था और आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, इसलिए आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ा पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसका हेल्प लिया जो हमारे अलाइड एंगल्स के फॉर्मूलाज है। अगर इसके अंदर कंफ्यूजन हो रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री 2 में जाइए और अलाइड एंगल फॉर्मूलाज से रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व कीजिए फिर से। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, लेफ्ट में हमारे पास tan है, राइट में भी पॉजिटिव tan है, दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव है। यहाँ पर हम थीटा को इक्वेट क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। अब हमारे पास दोनों पॉजिटिव है और दोनों के बीच में इक्वल साइन है, मतलब थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 7 पाई बाय 4। सो आपके थीटा का वैल्यू अब बन गया है 7 पाई बाय 4। चलिए, अब अगर थीटा का वैल्यू 7 पाई बाय 4 है और आर का वैल्यू √2 है, तो मैं दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिख सकता हूँ, मैं दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकता हूँ z इज इक्वल्स टू r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ऐसा होता है उसका पोलर फॉर्म। ठीक है ना, दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो r का वैल्यू क्या है मेरे पास, √2, और cos थीटा का वैल्यू क्या मिला है मुझे, 7 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 7 पाई बाय 4। ठीक है, चलिए, तो मैंने सबसे पहले काम किया हमने कि दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कन्वर्ट किया पोलर फॉर्म में। ठीक है, सो अब एक बार पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो इसका पावर कितना दिया है, 1 माइनस आयोटा, मतलब 1 माइनस आयोटा को हमने लिखा है ये, तो 1 माइनस आयोटा का पावर है 5, तो हम लोग इसका भी पावर लिखेंगे 5। ठीक है, तो हमने इसका पावर लिख दिया 5। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी इसको आप पॉज करके लिख सकते हो। वैसे भी जो पोलर फॉर्म वाला एक्सरसाइज है उसके अंदर भी आप इसको कर सकते हो, मतलब देख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भी हम लोगों ने इस टाइप के कैलकुलेशंस किए हैं थीटा को निकालने के लिए, अलाइड एंगल के फॉर्मूलेज यूज किए हैं। तो चलिए, 1 माइनस आयोटा रेज टू 5 को मैंने लिखा है √2 इंटू कॉस 7 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 7 पाई बाय 4 रेज टू 5। ठीक है, तो आपको √2 रेज टू 5 लेना पड़ेगा, और यहां पर आप क्या करेंगे, डी मूवियर्स थ्योरम अप्लाई कीजिए। सो डी मूवियर्स थ्योरम अगर हम लोग अप्लाई करेंगे यहां पर तो क्या मिलेगा हमें, कॉस ऑफ 7 पाई बाय 4। अच्छा चलिए, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 7 पाई बाय 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस पाई बाय 4 लिखा था हमने, तो फिर से एक बार 7 पाई बाय 4 को 2 पाई माइनस पाई बाय 4 लिखते हैं ताकि ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, और इसके पावर को थोड़ी देर के लिए बाहर ही रखते हैं। अब √2 रेज टू 5 क्या होता है, √2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, तो √2 रेज टू 4 इंटू √2 लिखिए √2 रेज टू 5 को, तो √2 रेज टू 4 आपको मिलेगा 4, या फिर सीधा सीधा √2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कीजिए, है ना। सो √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2, सो 2 सा 4, और 4 इंटू √2 दैट इज 4 √2। सो √2 रेज टू 4, √2 रेज टू 5 आपको मिलेगा 4 टाइम्स √2। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर देखिए, सो कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, फॉर्मूला याद कीजिए, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, दैट इज कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा आएगा। अब 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सो 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑल सिल्वर टी कप, तो ये पॉजिटिव रहेगा। फिर साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा का भी लिख लीजिए, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला, 2 पाई है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, दैट इज साइन थीटा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये बन जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर आप लिखेंगे कॉस ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4 को, तो ये मिलेगा कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा, ये बन जाएगा माइनस साइन पाई बाय 4। ठीक है, रेज टू 5, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 4√2 ब्रैकेट के अंदर कॉस पाई बाय 4 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 4 रेज टू 5। अब हम लोग डी मूवियर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो 4√2 ब्रैकेट के अंदर कॉस ऑफ 5 अंदर आके मल्टीप्लाई होगा एंगल को, सो 5 पाई बाय 4 माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाय 4। ठीक है,
तो चलिए आप फिर से यहाँ पर cos पाई बाय 4, cos ऑफ 5 पाई बाय 4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको हटा देता हूँ मैं। cos 5 पाई बाय 4 का आपको वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप देखिए, cos 5 पाई बाय 4 का वैल्यू, सो मैं 5 पाई बाय 4 को लिख सकता हूँ cos ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4 लिख सकता हूँ ना। इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखिए 4 पाई प्लस पाई दैट इज पाई पाई। सो इसको मैंने ऐसे लिखा तो इससे मुझे फायदा क्या मिलेगा, cos ऑफ पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ। सो पाई है तो रेशो चेंज नहीं होगा, दैट इज cos पाई बाय 4 आएगा। लेकिन पाई मतलब 180 डिग्री, 180 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। सो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। सिमिलरली मैं साइन ऑफ, सो इसका वैल्यू क्या आएगा, -1/√2 आएगा। सिमिलरली मैं निकाल रहा हूँ साइन ऑफ 5 पाई बाय 4, सो ये आएगा साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4, ठीक है। सो साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4 का वैल्यू फिर से थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, पाई है तो रेशो चेंज नहीं होगा, दैट इज साइन पाई बाय 4, रेशो चेंज नहीं होगा और थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये बन जाएगा नेगेटिव, सो फिर से आएगा -1/√2। सो अंदर के वैल्यूज लिख देंगे अभी हम लोग। सो 4√2 ब्रैकेट के अंदर इसका वैल्यू है -1/√2, इसका वैल्यू है माइनस आयोटा, इसका वैल्यू है -1/√2। सो माइनस माइनस बनेगा प्लस, ठीक है। सो बाहर आपके पास एक √2 है तो इसके अंदर का √2 कॉमन निकालेंगे, बाहर है 4√2, इन दोनों का √2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, -1 और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा और ये √2 कैंसिल, तो फाइनली आपका आंसर आया -4 + 4 आयोटा, ठीक है। सो ये आया इसका पावर, किसका पावर है ये, आंसर चेक करता हूँ मैं एक बार, बिल्कुल सही आंसर है। ये किसका पावर आया है, 1 - आयोटा रेज़ टू 5 का पावर है। तो बेटा सेम तरीके से आपको ये तीनों भी एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, सेम तरीके से आप कर सकते हो। तो बस इसके अंदर करना क्या है आपको, यहाँ पर कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से किया है तो आप इन सब का वैल्यू निकालने में कामयाब हो पाएंगे, और अगर ट्रिग्नोमेट्री भूल गए हैं तो फिर इसको आपको रिवाइज करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं सेकंड वाले का हिंट दे देता हूँ आपको, तो सभी का हिंट दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेकंड के अंदर क्या करना है हमें देखिए। सो सेकंड वाले में 1 + आयोटा रेज़ टू 6 दिया है, तो 1 + आयोटा है z, ठीक है ना। सो r क्या होगा, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट भी 1 है स्क्वायर, तो r का वैल्यू आएगा √2, ठीक है। फिर थीटा का वैल्यू आपको निकालना है, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू y/x, सो tan थीटा इज इक्वल टू y/x, सो 1/1 दैट इज 45 डिग्री, π/4, मतलब आप 1/1 का वैल्यू आएगा 1, सो tan थीटा इज इक्वल टू आ रहा है 1, तो 1 को आप लिख सकते हो tan π/4। अब पहले तो आप चेक कीजिए, देखो दोनों पॉजिटिव है लेकिन थीटा इज इक्वल टू π/4, क्योंकि क्या होता है ना, ये जो tan π/4 देखो ये 1 आया है, तो tan दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। सो हो सकता है कि आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो, तो इसलिए आपको पहले ये चेक करना है। अब ये आपको दिख रहा है कि x और y दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो इससे एक समझ में आती बात हमें कि, एक सेकंड, अब ठीक है। चलिए सो क्या कह रहा था मैं, हाँ, tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि हमारे पास जो x और y है तो वो दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा जो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है प्लेन के अंदर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बिल्कुल थीटा का वैल्यू π/4 ही होगा। सो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/4। तो आपका जो ये 1 + आयोटा है, इसको आप क्या लिखेंगे फिर, r का वैल्यू है √2 और ब्रैकेट के अंदर cos थीटा दैट इज cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, ठीक है बेटा। और इसका रेज़ टू कितना निकालना है, 6, सो होल रेज़ टू 6, सो √2 रेज़ टू 6 क्या होगा, 2 × 2 × 2 दैट इज 8, √2 रेज़ टू 6 निकालिए इंटू cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 होल रेज़ टू 6। अब इसका वैल्यू तो 8 आ जाएगा। अब इसका जब डी मूवियर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा cos ऑफ 6 π/4 प्लस आयोटा साइन 6 π/4। अब वैल्यू निकालना है आपको cos 6 π/4 और sin 6 π/4 का, वो कैसे निकाला जाएगा, चलिए देखते हैं। सो cos ऑफ 6 π/4,
सो 6π/4 को आप लिखिए पाई प्लस π/4, नहीं 6π/4 चाहिए ना। अच्छा 6π/4 तो बेसिकली क्या है, 6π/4 मतलब 2π/3 है ना, 2 3 और 2 2 सो 3π/2 है, 3π/2 मतलब 270 डिग्री का, ये तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल से वैल्यू मिल जाएगा, 270 डिग्री का रोटेशन हो रहा है, तो ये 6π/4 मतलब 270 डिग्री का एंगल है। सो 270 डिग्री के रोटेशन में ये क्या होता है, 0 और -1, तो cos 2π/3 का वैल्यू होता है 0 और sin 2π/3 का वैल्यू होता है -1। सो ये सिंपल है, 6π/4 मतलब क्या है, 2π/3 है। सो 8 इन ब्रैकेट cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। सो cos 2π/3 का वैल्यू क्या आया बेटा, 0। सो 8 इन ब्रैकेट 0 प्लस आयोटा साइन 2π/3 का वैल्यू क्या है, -1 लिखिए। सो 8 इंटू 0 आ जाएगा 0, तो आएगा -8 आयोटा। सो आंसर है आपका -8 आयोटा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैंने हिंट क्या पूरा ही सॉल्व कर दिया आपको। चलिए थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड के अंदर आपका नंबर क्या दिया है, z दिया है आपको 1 माइनस √3 आयोटा। सो x का वैल्यू लेंगे 1, y का वैल्यू है -√3। चलिए क्वाड्रेंट यहीं पर लिख देता हूं मैं। क्वाड्रेंट कौन सा है आपका, 1 और माइनस, प्लस और माइनस कहाँ होता है, प्लस और माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, पॉइंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सो सबसे पहले r का वैल्यू निकालेंगे, दैट इज रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। सो 1 प्लस -√3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3, दैट इज r का वैल्यू आएगा 2। ठीक है बेटा, सो r का वैल्यू आया है 2। अब हमें निकालना है tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, -√3/1, दैट इज -√3। अब tan के कौन से एंगल की वैल्यू √3 होती है, सो tan 60 होता है √3, बिल्कुल सही, π/3। सो आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस एज इट इज √3 की जगह आप लिखेंगे tan π/3। tan 60 का वैल्यू होता है √3। ठीक है, अब ये माइनस tan थीटा है। ठीक है, अब माइनस tan यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसको आपको पॉजिटिव बनाना है। तो सबसे पहले देखना है कि आपका जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो वो है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। आपका पॉइंट है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, और इसलिए आप इसको लिखेंगे कैसे, सो tan थीटा इज इक्वल टू आप इसको लिखना है 2π माइनस π/3। सो 2π माइनस π/3 से क्या होगा, 2π से रेशियो चेंज नहीं होगा, दैट इज tan π/3 रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो माइनस, मतलब माइनस tan थीटा को आप रिप्लेस कर सकते हो इससे, क्यों, क्योंकि आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2π माइनस π/3, दैट इज थीटा का वैल्यू कितना आया, 3 2 6, 6π माइनस π, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया ना, 6π माइनस π/3 दैट इज 5π/3। सो थीटा का वैल्यू आपको मिला है बेटा 5π/3। सो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया पोलर फॉर्म के अंदर, दैट इज -1 माइनस √3 आयोटा इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर cos थीटा दैट इज cos 5π/3 प्लस आयोटा साइन 5π/3। ठीक है, अब इसका पावर कितना है, इसका पावर है 4, तो इसका भी 4th पावर लीजिए। सो 2⁴ कितना आता है, 2⁴ जो भी आता है 16। ठीक है, अब 5π/3 को हमने क्या लिखा था, 5π/3 को कुछ लिखा था ना क्या, 2π माइनस π/3, 5π/3 को लिखेंगे हम लोग cos ऑफ 2 लिखा सॉरी 2⁴ 16 बाहर आ गया, अब अंदर क्या बचा cos। सो cos ऑफ 2π/3 को, सॉरी 5π/3 को हम लोग लिखेंगे 2π माइनस π/3 प्लस आयोटा साइन, इसको भी लिखेंगे 2π माइनस π/3 होल होल⁴ आएगा। ठीक है बेटा, अब cos ऑफ 2π माइनस थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, 16 ब्रैकेट के अंदर क्या आता है वो, cos क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और 2π की वजह से रेशियो चेंज होता है तो cos π/3 मिलेगा, प्लस
आयोटा साइन नेगेटिव होता है तो माइनस आयोटा साइन π/3 मिलेगा एंड होल रेस टू 4 आएगा। तो अब 4 को आप डी मूवियर्स थ्योरम अप्लाई करके अंदर ले लो तो आपको मिलेगा 16 ब्रैकेट के अंदर कॉस ऑफ 4π/3 माइनस आयोटा साइन 4π/3। ठीक है, और अब 4π/3 का वैल्यू निकालिए। सो 4π/3 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप? cos 4π/3 का वैल्यू निकालना है। सो आप 4π/3 को लिखिए पाई प्लस π/3 लिख सकते हो ना, 3π प्लस पाई 4π/3। सो cos पाई प्लस थीटा क्या होता है? पाई है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, दैट इज cos π/3 एंड पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में cos नेगेटिव तो ये बन जाएगा नेगेटिव। सिमिलरली साइन का वैल्यू निकालिए और रखिए और कैलकुलेशन कीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और सेम तरीके से आप ट्राई कीजिए अब फोर्थ वाले के लिए। ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आसान है, अगर कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म होता है कॉन्सेप्चुअली और एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो जो बनेंगे वो मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऊपर बनेंगे। ठीक है बेटा, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज वैसे भी खुद ट्राई करनी है आपको, और दिक्कत आती है तो फिर वीडियोस देखना। और आपको समझ में कैसे आएगा? तो टाइटल के ऊपर लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना, टाइटल के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि उस वीडियो के अंदर क्या क्या है, तो उसको देख के समझ जाएंगे आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।